हेलो एंड वेलकम टू दिस लेक्चर। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे स्पेसिफिकली डिटेल में फंक्शंस ऑफ डीएमए के बारे में। ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था कि हमारे पास कुछ इस तरह से 4 अलग अलग टाइप्स के बिल्ट इन फंक्शंस अवेलेबल है, जिसकी मदद से हम डायनेमिकली किसी भी मेमोरी को एलोकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर मैलोक फंक्शन के बारे में। तो यहाँ पर मैलोक इज द शॉर्ट नेम ऑफ द मेमोरी एलोकेशन। ठीक है, मैलोक का फुल फॉर्म होता है मेमोरी एलोकेशन एंड it is used to dynamically allocate a single large block of contiguous memory according to the size specified। यहाँ पर malloc फंक्शन जो है वो आपको क्या प्रोवाइड करता है, आपको एबिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप अपनी मनचाही साइज के हिसाब से एक सिंगल लार्ज मेमोरी ब्लॉक को क्रिएट कर सकते हो। जो भी आप साइज स्पेसिफाइड करोगे, सपोज हमने स्पेसिफाई की 5 बाइट्स, तो 5 बाइट्स का एक सिंगल मेमोरी ब्लॉक क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप कितने भी चाहो उतने बाइट्स वाला एक मेमोरी ब्लॉक क्रिएट कर सकते हो यूजिंग दिस मैलोक फंक्शन। क्लियर? चलिए अब यहाँ पर इसके कुछ सिंटैक्स देख लेते हैं, लेकिन उससे भी पहले यहाँ पर आपको मेक श्योर stdlib.h फाइल को इंपोर्ट करना होगा सी लैंग्वेज के अंदर, क्योंकि इसी हेडर फाइल में से आपका मैलोक फंक्शन जो है वो बिलोंग करता है। ठीक है, यहाँ पर इसका फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, stdlib यानी कि स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। क्लियर? चलिए अब मैलोक फंक्शन को किस तरह से यूज करेंगे हम, तो इसकी सिंटैक्स को सबसे पहले हमें समझना होगा। यहाँ पर मैलोक फंक्शन के पैरामीटर में आपको एक साइज स्पेसिफाई करनी है, जिसका डेटा टाइप होगा साइज अंडरस्कोर टी, और ये साइज अंडरस्कोर टी जो है वो भी आपको स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हेडर फाइल में से ही मिलेगा। ठीक है, ये क्या इंडिकेट करता है साइज अंडरस्कोर टी? वो होता है अनसाइड इंटीजर, यानी कि लार्जेस्ट इंटीजर वैल्यू पॉसिबल, वो होगी आपकी साइज अंडरस्कोर टी डेटा टाइप। जैसे हम अभी तक इंटीजर या फिर फ्लोट डेटा टाइप को यूज करते आए थे, वैसे ही एक नई डेटा टाइप है हमारे लिए। ठीक है, साइज अंडरस्कोर टी, ये इंडिकेट करती है सिर्फ अनसाइड इंटीजर। क्लियर? यानी कि मैक्सिमम जो भी पॉसिबल है इंटीजर की वैल्यू सी लैंग्वेज में, वो आप यहाँ पर दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैलोक के पैरामीटर के दौर पर आपको कोई भी मेमोरी की बाइट्स के अंदर साइज स्पेसिफाई करनी है। क्लियर? और यहाँ पर आपको टाइप कास्टिंग करनी होगी। देखिए बाय डिफॉल्ट मैलोक फंक्शन जो है वो मेमोरी को एलोकेट तो कर देगा। ठीक है, रैम के अंदर मेमोरी को एलोकेट तो कर देगा, बट वो आपको रिटर्न क्या करेगा? वो आपको रिटर्न करेगा एक वॉइड पॉइंटर। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए मैलोक फंक्शन सिंपली एलोकेट्स सम मेमोरी ब्लॉक अकॉर्डिंग टू द साइज स्पेसिफाइड इन द हीप। आपने जितनी भी यहाँ पर साइज स्पेसिफाई की होगी उतनी ही साइज वाला हीप एरिया के अंदर एक मेमोरी ब्लॉक क्रिएट कर देगा। और अगर ये प्रोसीजर सक्सेस हो जाती है तो वो रिटर्न क्या करेगा? अ पॉइंटर पॉइंटिंग टू द फर्स्ट बाइट ऑफ द एलोकेटेड मेमोरी। ठीक है, अगर मैलोक के जरिए हम जितनी यहाँ पर बाइट्स स्पेसिफाई करते हैं उतनी बाइट्स वाला अगर ब्लॉक क्रिएट हो जाता है सक्सेसफुली, तो फिर ये पूरा फंक्शन हमें रिटर्न करेगा एक पॉइंटर। ठीक है, जिसका डेटा टाइप क्या होगा? वॉइड, क्योंकि अभी वो फिलहाल किसी को भी पॉइंट नहीं कर रहा होगा। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने एलोकेटेड मेमोरी ब्लॉक में से फर्स्ट बाइट को ही इंडिकेट करेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है पॉइंटिंग टू द फर्स्ट बाइट ऑफ द एलोकेटेड मेमोरी, बट उस एलोकेटेड मेमोरी के अंदर फिलहाल कोई भी चीज होगी ही नहीं, कोई भी वैल्यू नहीं होगी। हमने तो सिर्फ एक एम्प्टी एरिया क्रिएट किया ना, एक एम्प्टी ब्लॉक क्रिएट किया मेमोरी वाला। लेकिन अब उस मेमोरी एरिया के अंदर आप कौन सी चीज डालना चाहते हो, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर या फिर स्ट्रिंग, वो तो भी डिसाइड हुआ ही नहीं। तो इसलिए मैलोक फंक्शन रिटर्न क्या करता है? एक पॉइंटर, और उस पॉइंटर का डेटा टाइप क्या होगा? वॉइड होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर टाइप कास्ट करके लिखा था वॉइड इंटीजर या फिर वॉइड पॉइंटर। और अगर किसी वजह से मैलोक जो है वो अपना मेमोरी ब्लॉक क्रिएट नहीं कर सका, तो फिर वो रिटर्न पॉइंटर नहीं करेगा, वो रिटर्न करेगा नल। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये कब होगा? जब आपकी मेमोरी ओवरफ्लो हो जाएगी, यानी कि मैलोक के अंदर आपने कोई ऐसी बाइट्स, कोई इतनी साइज स्पेसिफाई की जितनी साइज का मेमोरी ब्लॉक बनना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उतनी मेमोरी अवेलेबल नहीं होगी। ठीक है, तो उस सिनारियो में मैलोक फंक्शन हमें रिटर्न क्या करेगा? नल वैल्यू रिटर्न करेगा। क्लियर? तो ये थी हमारी सिंपल मैलोक की सिंटैक्स। क्लियर? चलिए आप इसको फिलहाल नोट डाउन कर लीजिए, और अब हम आगे समझते हैं किस तरह से आप मैलोक की मदद से ये जो पॉइंटर रिटर्न कर रहा है, ठीक है, उसको हम पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन चलिए पहले देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए हीप के अंदर मैलोक की वजह से एक मेमोरी ब्लॉक यहाँ पर क्लियर हो गया, क्रिएट हो गया। ठीक है, इस मेमोरी ब्लॉक को आपने क्रिएट कर लिया। अब ये मेमोरी ब्लॉक कितनी बाइट्स वाला होगा? जितनी आपने यहाँ पर ब्रैकेट्स में स्पेसिफाई की होगी उतनी ही बाइट्स वाला होगा, राइट?
लेकिन इस मेमोरी ब्लॉक में फिलहाल कुछ भी नहीं है, देखिए एकदम एम्प्टी है, क्योंकि ऑब्वियसली फिलहाल हमने इसके अंदर वैल्यू डाली ही नहीं है, सिर्फ मेमोरी एरिया जो है वो हमारा बन चुका है। ठीक है, तो ये मैलोक जो है वो रिटर्न क्या करेगा, एक पॉइंटर रिटर्न करेगा जिसका डेटा टाइप क्या होगा, वॉइड, क्योंकि वो एक एम्प्टी वैल्यू को पॉइंट आउट कर रहा होगा, इसीलिए वो वॉइड पॉइंटर रिटर्न कर रहा है। क्लियर? ठीक है, इसको खास ध्यान से समझिएगा। हीप एरिया के अंदर, ये पूरा हीप एरिया है, इसके अंदर आपने मैलोक की मदद से एक मेमोरी ब्लॉक क्रिएट किया, बट उस मेमोरी एलोकेट की जो आपने, ठीक है, उस ब्लॉक के अंदर फिलहाल आपने कोई वैल्यू डाली ही नहीं है, तो फिलहाल जो आपका पॉइंटर इस मेमोरी ब्लॉक को एलोकेट या फिर पॉइंटिंग कर रहा होगा, ठीक है, उस पॉइंटर का डेटा टाइप क्या होगा, वॉइड होगा। क्लियर? चलिए, तो इस तरह से हमने समझा किस तरह से हिप के अंदर आप यूजिंग मैलोक एक एम्प्टी मेमोरी एरिया या फिर एक एम्प्टी मेमोरी ब्लॉक क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, यहां पर ऑलरेडी हमने मेमोरी को एलोकेट कर दिया। कितनी साइज वाली मेमोरी को एलोकेट किया, जो भी आपने यहां पर पास की होगी उतनी साइज को। क्लियर? तो चलिए, आप इसको भी नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है, इस फिगर को, और यूजिंग दिस मैलोक सिंटेक्स। अब आई थिंक आपको ख्याल आ चुका होगा, ठीक है, किस लिए हमने यहाँ पर वॉइड पॉइंटर लिखा, क्योंकि वो किसी को भी फिलहाल पॉइंट आउट नहीं कर रहा, यहाँ पर एम्प्टी वैल्यू है इसलिए। क्लियर? चलिए, अब अगर हम नेक्स्ट बात करें वाई वॉइड पॉइंटर, ठीक है, वो वॉइड पॉइंटर ही क्यों रिटर्न कर रहा है। तो देखिए, मैलोक को कोई भी आइडिया नहीं है कि वो फिलहाल किसको पॉइंट कर रहा है, हमने अभी भी इस फिगर के थ्रू समझा। मैलोक को यहाँ पर आइडिया है ही नहीं कि इसके अंदर चीज क्या है, फिलहाल तो कुछ नहीं होगा, एम्प्टी होगा। ठीक है, तो वो एज्यूम कर लेता है कि फिलहाल हमारा मेमोरी ब्लॉक पूरा का पूरा एम्प्टी है, तो उसको यहाँ पर किसको पॉइंट आउट करना है उसे कोई आइडिया है ही नहीं, तो इसलिए मैलोक क्या करता है, वॉइड पॉइंटर रिटर्न करता है। क्लियर? और क्योंकि मैलोक को कोई आइडिया नहीं है कि वो किसको पॉइंट कर रहा है, इट मैनली एलोकेट्स सम मेमोरी रिक्वेस्टेड बाय द यूजर विथआउट नोइंग द टाइप ऑफ डेटा टू बी स्टोर्ड इनसाइड द मेमोरी। देखिए, अब यहाँ पर क्या हुआ, आपने मैलोक की मदद से सिंपल एक ब्लॉक को क्रिएट किया, एक मेमोरी ब्लॉक को क्रिएट किया, ठीक है, लेकिन मैलोक को थोड़ी ना बताता कि आप इस ब्लॉक के अंदर कौन सी वैल्यू डालोगे इन फ्यूचर, इंटीजर डालोगे, फ्लोट डालोगे या फिर कैरेक्टर डालोगे, वो तो मेमोरी ब्लॉक क्रिएट हो जाने के बाद यूजर डिसाइड करेगा, मैलोक को पहले से नहीं पता होगा ऑब्वियसली। क्लियर? तो इस वजह से वो वॉइड रिटर्न कर रहा है, वॉइड पॉइंटर रिटर्न कर रहा है। क्लियर? लेकिन अब जरा सोचिए, जैसे ही उसने वॉइड पॉइंटर यहाँ पर रिटर्न कर दिया, अब उसके बाद आप इस मेमोरी ब्लॉक में इंटीजर वैल्यू डालना चाहते हो, तो ऑब्वियसली सपोज आपने यहाँ पर कोई इंटीजर वैल्यू डाल दी, तो अब ये जो पॉइंटर इस वैल्यू को पॉइंट आउट कर रहा है उसका डेटा टाइप वॉइड थोड़ी ना होगा, उसका डेटा टाइप क्या होगा, इंटीजर होगा। तो वही अब हमें करना है। देखिए, यहाँ पर सिंटेक्स समझिए, एक एग्जांपल दिया गया है, ये जो मैलोक फंक्शन है उसकी मदद से आपने यहाँ पर 4 बाइट्स का एक मेमोरी ब्लॉक क्रिएट किया। ठीक है, अब आपने यहाँ पर मैन्युअली साइज पास कर दी, यहाँ पर सिंपल मैंने 4 लिखा, यानी कि 4 बाइट्स। अब ये जो आपका ब्लॉक बना रैम के अंदर, मेमोरी के अंदर, वो 4 बाइट्स का क्रिएट हुआ। क्लियर? चलिए, तो 4 बाइट्स का मैंने मेमोरी ब्लॉक बना दिया। अब इस मेमोरी ब्लॉक के अंदर मुझे इन फ्यूचर इंटीजर वाली वैल्यू डालनी है। ध्यान से समझिएगा, ये जो ब्लॉक हमने अभी भी बनाया, इस ब्लॉक के अंदर इन फ्यूचर मुझे इंटीजर वाला डेटा स्टोर करना है। तो अब ये जो पॉइंटर इसको पॉइंट आउट कर रहा है उसका डेटा टाइप वॉइड नहीं रखना है हमें अब इसके डेटा टाइप को कन्वर्ट करना होगा इंटीजर के अंदर। तो हमने यहाँ पर वही किया। देखिए, फिलहाल ये जो मैलोक फंक्शन है वो वॉइड रिटर्न कर रहा था, लेकिन हमने यहाँ पर टाइप कास्टिंग की मदद से, टाइप कन्वर्जेशन की मदद से इसको इंटीजर पॉइंटर के अंदर कन्वर्ट कर दिया। सिंपल, राइट? तो अब जाकर ये पूरा मैलोक फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, एक इंटीजर पॉइंटर रिटर्न करेगा। क्लियर? इस तरह से आपको कन्वर्ट करना होगा अपने वॉइड पॉइंटर को। ठीक है, फिर चाहे तो आप इंटीजर पॉइंटर के अंदर इस तरह से कन्वर्ट कीजिए। अगर आप इन फ्यूचर इस मेमोरी ब्लॉक में फ्लोट वैल्यू डालना चाहते थे तो आप यहाँ पर फ्लोट पॉइंटर के अंदर कन्वर्ट कीजिए और इसको स्टोर कीजिए एक फ्लोट पॉइंटर के अंदर, और उसी तरह से सेम सिनेरियो रहेगा कैरेक्टर पॉइंटर के लिए। क्लियर? तो आई होप यहाँ पर आपको समझ में आ चुका होगा कि किस तरह से मैलोक, जो कि बाय डिफॉल्ट एक वॉइड पॉइंटर को रिटर्न कर रहा था, वो अब हमने इंटीजर पॉइंटर के अंदर कन्वर्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि इन फ्यूचर इन ब्लॉक के अंदर मैं इंटीजर वाले डेटा को पुटअप करना चाहता हूं, इसलिए। क्लियर? तो अब यहां पर आपको टाइप कास्टिंग कुछ इस तरह से करना है। क्लियर? और हाँ, एज ऑफ अ साइड नोट, अगर आप C99 सी लैंग्वेज का 1999 वाला वर्जन यूज कर रहे हो या फिर उसके अबोव वाला वर्जन यूज कर रहे हो, तो फिर यहाँ पर आपको इवन टाइप कास्टिंग करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, इतना पार्ट
यहाँ पर मेरी कर्सर को हाईलाइट कीजिएगा, इतना वाला पार्ट आप स्किप कर सकते हो, ठीक है, अगर आप C99 या फिर उसके अबोव वाले वर्जन को यूज कर रहे हो तो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर टाइप कास्टिंग करना एज ए गुड प्रैक्टिस रहती है एज ए डेवलपर, ठीक है, ताकि हमें मालूम पड़ सके कि इस मेलोक को आपने डायनेमिकली कन्वर्ट किया है किसी स्पेसिफिक डेटा टाइप के अंदर। ओके, चलिए अब यहाँ पर जैसे हमने इस तरह से लिखा, यहाँ पर क्या हुआ, मेलोक एलोकेट्स 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी इन द हीप एंड द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट बाइट इज स्टोर्ड इन द पॉइंटर PTR। क्लियर, जैसे हमने इस तरह से लिखा, अब बिहाइंड द सीन हो क्या रहा है देखिए, इस तरह से ये जो आपका ब्लॉक था वो अब 4 बाइट्स का बन चुका है, ठीक है। ये एक सिंगल मेमोरी ब्लॉक ही है, आपने इस तरह से लिखा ना 4 बाइट्स वाला मुझे ब्लॉक चाहिए, तो ब्लॉक तो एक ही क्रिएट होगा, लेकिन वो ब्लॉक कितनी बाइट्स कंटेन्स कर रहा होगा, 4 बाइट्स। तो यहाँ पर इसलिए मैंने 4 स्क्वायर्स लिख दिए, बना दिए, ठीक है। बट इस पूरे सिंगल मेमोरी ब्लॉक में हालांकि अब हमारे पास 4 बाइट्स की जगह अवेलेबल है, बट ये जो आपका पॉइंटर है वो किसको पॉइंट आउट कर रहा होगा, वो फर्स्ट बाइट को पॉइंट आउट कर रहा होगा। क्लियर, तो ये आपको ध्यान में रखना है और इस तरह से इस फिगर को सबसे पहले आप नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए अब हम जो है वो एक एग्जाम्पल प्रोग्राम को देख लेते हैं, ठीक है। इसको आखिरकार हम प्रैक्टिकली C लैंग्वेज के अंदर किस तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक प्रोग्राम, यहाँ पर सबसे पहले मेक श्योर आप स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हेडर फाइल को इंपोर्ट करा लीजिए, राइट। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, एक n वेरिएबल को क्रिएट कर लिया है, ठीक है। यहाँ पर हमने यूजर के थ्रू उस n की वैल्यू को रिट्राइव किया कि एंटर द नंबर ऑफ इंटीजर्स, कि आपको रैम के अंदर कितने इंटीजर्स स्टोर कराना है, ठीक है, उसकी वैल्यू हमने ले ली। उसके बाद क्या किया, यूजिंग मेलोक फंक्शन हमने डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट कर दी। अब यहाँ पर इस सिंटेक्स को गौर से देखिएगा, यहाँ पर हमने किया है साइज ऑफ इंटीजर और उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया इस n से। अब साइज ऑफ इंटीजर क्या है, 4, ठीक है। अगर आप VS कोड को यूज कर रहे हो तो फिर साइज ऑफ इंटीजर 4 आएगी। अगर आप टर्बो C++ जैसे एडिटर को यूज कर रहे हो तो साइज ऑफ इंटीजर कितनी आएगी, 2 बाइट्स आएगी, ठीक है। लेकिन क्योंकि हम फिलहाल VS कोड को यूज करेंगे तो यहाँ पर हमें साइज ऑफ इंटीजर मिलेंगी 4, ठीक है। तो यहाँ पर हमने मेलोक फंक्शन के अंदर डायरेक्टली इस तरह से नहीं लिखा कि मुझे 4 बाइट्स चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो हमने यहाँ पर डायरेक्टली लिखा था मेलोक के अंदर सीधा 4, ठीक है। तो मतलब कि 4 बाइट्स वाला एक सिंगल ब्लॉक जनरेट हो गया। लेकिन अब हमें क्या करना है, सिस्टम के प्लेटफॉर्म को देखते हुए, ठीक है, हमें डायनेमिकली डिसाइड करना होगा कि इंटीजर कुछ एडिटर्स के अंदर 4 बाइट्स कंज्यूम करेगा, कुछ एडिटर के हिसाब से वो 2 बाइट्स एज्यूम करेगा। तो यहाँ पर इसलिए हमने साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज किया, ठीक है। हम सभी को मालूम है साइज ऑफ क्या करता है वो, ठीक है, अंदर बताए गए डेटा टाइप के हिसाब से उतनी मेमोरी आपको या फिर उतने नंबर ऑफ इंटीजर्स आपको रिटर्न करेगा। तो फिलहाल साइज ऑफ इंटीजर क्या होगा, VS कोड के मुताबिक 4, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आउटपुट आएगा सपोज 4, तो इस 4 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया n से। n क्या होगा, जो कि यूजर ने वैल्यू डाली होगी वो। अब सपोज यहाँ पर n की वैल्यू यूजर ने 1 डाली है, राइट। तो यहाँ पर क्या आया, 1 × 4, ये पार्ट तो हमारा पूरा 4 ही आएगा, राइट। तो 1 × 4 यानी कि अल्टीमेटली मेलोक के अंदर आपने 4 ही बाइट्स लिखा, ठीक है। तो इस 4 बाइट्स को आपने मेलोक की मदद से एक सिंगल ब्लॉक के जरिए रिप्रेजेंट किया हीप एरिया के अंदर। तो आपके पास फिलहाल एक ब्लॉक बनकर आ गया, कितनी साइज वाला, अगेन 4 बाइट्स वाला, ठीक है। तो मेलोक जो है वो रिटर्न करेगा एक इंटीजर पॉइंटर, हाँ, वो बाय डिफॉल्ट एक वॉइड पॉइंटर रिटर्न करता है। तो यहाँ पर आप इस तरह से लिख सकते थे, ठीक है, इंटीजर पॉइंटर। लेकिन मैंने अभी भी बोला C99 या फिर उसके अबोव वाले सभी वर्जन्स के अंदर आप यहाँ पर टाइप कास्टिंग स्किप कर सकते हो, ठीक है। तो हमने डायरेक्टली यहाँ पर इंटीजर पॉइंटर के अंदर इसको सेव कर लिया। अब यहाँ पर आपको एक इफ एल्स लगाना होगा, आपको चेक करना होगा क्या सचमुच मेलोक फंक्शन की मदद से आपकी मेमोरी एलोकेट हो गई है क्या, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मेक श्योर एक वैलिडेशन चेक लगाना होगा। तो देखिए हमने जब मेलोक की डेफिनेशन पढ़ी थी तब हमने देखा था कि अगर मेलोक फंक्शन सक्सेसफुली मेमोरी क्रिएट कर देता है, एलोकेट कर देता है, ठीक है, तो वो रिटर्न क्या करेगा, एक पॉइंटर रिटर्न करेगा। अदरवाइज वो क्या रिटर्न करेगा, नल रिटर्न करेगा, ठीक है। तो उसी डेफिनेशन के हिसाब से मैंने यहाँ पर देखिए एक वैलिडेशन चेक लिखा हुआ है कि अगर पॉइंटर की वैल्यू नल है तो फिर हमें प्रिंट कर देना है मेमोरी नॉट अवेलेबल, ठीक है। पॉइंटर की वैल्यू नल कब होगी, जब मेलोक किसी रीजन की वजह से डायनेमिक मेमोरी एलोकेट नहीं कर पाएगा तब, ठीक है। तो इसलिए हमने वैलिडेशन डाल दिया कि अगर पॉइंटर की वैल्यू नल है तो सिंपल लिख देना है मेमोरी नॉट अवेलेबल, और फिर एग्जिट फंक्शन की मदद से हम प्रोग्राम से बाहर निकल गए,
ठीक है, यहाँ पर आप ब्रैकेट्स के अंदर कोई भी इंटीजर वैल्यू दे सकते हो। ठीक है, एग्जिट फंक्शन की मदद से आप प्रोग्राम को डायनेमिकली एग्जीक्यूट या फिर टर्मिनेट कर सकते हो। क्लियर। 1 का मीनिंग होगा अनसक्सेसफुल कोड। यहाँ पर आप 0 लिखोगे तो फिर वो सक्सेसफुल एग्जिट माना जाएगा। 0 के अलावा कोई भी वैल्यू लिखोगे एग्जिट फंक्शन के अंदर तो वो अनसक्सेसफुल एग्जिट माना जाएगा। ठीक है, चलिए। एल्स, अगर इफ वाली कंडीशन फॉल्स हुई, मतलब कि पॉइंटर की वैल्यू कुछ आ रही है, मैलोक कुछ रिटर्न कर रहा है, तो मतलब कि मेमोरी एलोकेटेड सक्सेसफुली हमें प्रिंट कर देना है। राइट, तो इस तरह से हमने समझा मैलोक फंक्शन की मदद से आप किस तरह से नंबर ऑफ साइज वाले ब्लॉक क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मेक श्योर मैलोक के अंदर आपको डायनेमिक वैल्यू इंटीजर की पास करनी होगी, क्योंकि मैंने अभी भी बोला इंटीजर की साइज की वैल्यू एज अ कंपाइलर के प्लेटफॉर्म पर डिपेंड रहती है। ठीक है, VS कोड जिसके अंदर इंटीजर की वैल्यू 4 बाइट्स होती है, टर्बो C++ जिसके अंदर इंटीजर की वैल्यू 2 बाइट्स रहती है। क्लियर। अब सपोज यहाँ पर स्कैनफ के जरिए n की वैल्यू यूजर ने 2 इंसर्ट की, तो अब यहाँ पर फंक्शन के अंदर क्या हुआ, n की वैल्यू आगे 2। ठीक है, तो 2 इंटू साइज ऑफ इंटीजर, तो साइज ऑफ इंटीजर क्या था हमारे लिए 4 था, तो 2 इंटू 4 कितना हुआ 8 हुआ। तो मैलोक के अंदर अल्टीमेटली आपने लिखा 8। ठीक है, तो मतलब कि 8 बाइट्स वाला एक मेमोरी ब्लॉक क्रिएट हो गया रैम के अंदर। क्लियर। अगेन 8 बाइट वाला मेमोरी ब्लॉक रैम के अंदर क्रिएट हो गया। क्लियर। तो यूजिंग मैलोक इस तरह से आप कुछ वैलिडेशन चेक कर सकते हो कि क्लियरली इन रियलिटी क्या आपके मैलोक ने आपने जितनी भी साइज यहाँ पर स्पेसिफाई की थी उसके हिसाब से मेमोरी एलोकेट की या फिर नहीं की। ठीक है, तो यूजिंग दिस वैलिडेशन चेक आप सक्सेसफुली चेक कर सकते हो। क्लियर। तो चलिए फिलहाल आप इस पूरे प्रोग्राम को नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, हाँ अगेन मैलोक के आगे आप यहाँ पर टाइप कास्टिंग फिलहाल स्किप कर सकते हो। क्लियर, क्योंकि हम फिलहाल C99 से अबोव वाले वर्जन को यूज कर रहे हैं, लेकिन मेक श्योर अगर आप टर्बो C++ को यूज करोगे तो यहाँ पर आगे आपको कंपलसरी इस तरह से टाइप कास्ट करना होगा। क्लियर, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमने अभी भी पढ़ा था मैलोक जो है वो रिटर्न करेगा वॉइड पॉइंटर, बट आपको उसको कन्वर्ट करना होगा इंटीजर पॉइंटर के अंदर। क्लियर। चलिए, तो ये था हमारा सिंपल मैलोक। चलिए, तो अब जो है हम इसको प्रोग्रामेटिकली रन करते हैं। ठीक है, हमारे VS कोड के अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सेम प्रोग्राम मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, राइट। लेकिन यहाँ पर n की जगह पर मैंने क्या लिखा हुआ है, देखिए 2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा साइज ऑफ इंटीजर यानी कि 4, तो 4 इंटू 2 8 हो गए। ठीक है, तो मतलब कि हमने 8 बाइट वाला एक मेमोरी ब्लॉक क्रिएट करना चाहा, तो अब अगर पॉइंटर हमें नल रिटर्न करेगा यानी कि हमारी पास मेमोरी अवेलेबल नहीं है। अदरवाइज हमने क्या किया, देखिए एल्स के अंदर एक लूप घुमा दी। ठीक है, कि 0 से लेकर 2 तक, क्योंकि यहाँ पर मैंने 2 लिखा है तो 0 से लेकर 2 तक हमें उन सभी का एड्रेस प्रिंट करना है और उसकी वैल्यू भी प्रिंट करनी है। क्लियर। तो यहाँ पर आप एड्रेस देख सकते हो मैंने क्या किया है PTR+i। ठीक है, मैंने स्केल ऑफ पॉइंटर का यूज किया है। PTR जो कि इनिशियली किसको पॉइंट आउट कर रहा होगा, हमारे फर्स्ट बाइट को। ठीक है, जो हमारे पास 8 बाइट वाला मेमोरी ब्लॉक बना हुआ होगा उसके अंदर मौजूद फर्स्ट बाइट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। यहाँ पर सबसे पहले मैंने i की वैल्यू क्या दे दी 0, PTR+0 यानी कि फर्स्ट बाइट। ठीक है, उसकी एड्रेस वैल्यू क्या है वो हमने पास की, साथ ही साथ उस फर्स्ट बाइट पर मौजूद उसकी वैल्यू क्या है वो हमने यहाँ पर %d की मदद से प्रिंट भी करा ली। क्लियर। इसी तरह से i = 1 होगा लूप घूमने के बाद, तो यहाँ पर आ गया PTR+1। ठीक है, PTR+1 यानी कि उसके बगल वाली पॉइंटर की वैल्यू, उसके बगल वाले मेमोरी एड्रेस की वैल्यू वो क्या है, और साथ ही साथ उस पर मौजूद एक्चुअल वैल्यू भी क्या है, मतलब कि एड्रेस वैल्यू एंड देन आफ्टर उसकी एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, वो हमने यहाँ पर प्रिंट करा ली। तो चलिए सबसे पहले इस प्रोग्राम को हम करते हैं रन। तो यहाँ पर आपको नीचे आउटपुट देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो एड्रेस आ चुका है, देन आफ्टर उस पर मौजूद वैल्यू भी आ चुकी है। अगेन फिर से यहाँ पर एड्रेस आ चुका है और उसकी वैल्यू भी आ चुकी है। ठीक है, एड्रेस आप देख सकते हो यहाँ पर 36 से स्टार्ट हो रहा है और दूसरा वाला 40 से स्टार्ट हो रहा है, तो दोनों के बीच डिफरेंस कितना है 4 बाइट्स का। क्लियर। तो मतलब कि जब भी आप इंटीजर बाइट क्रिएट करते हो, ठीक है, इंटीजर वेरिएबल क्रिएट करते हो, तो बिहाइंड द सीन वो कितनी बाइट्स एज्यूम करता है, कंज्यूम करता है 4 बाइट्स। क्लियर। तो यहाँ पर मैंने देखिए इसी तरह से 2 इंटीजर वाले साइज को एक्वायर किया था, राइट। एक इंटीजर की साइज थी 4, तो इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऑब्वियसली अब मेरे पास टोटल
8 ब्लॉक्स अवेलेबल हो जाएंगे मेमोरी के अंदर। क्लियर? तो इस तरह से देखिए 36 से 40 तक पहला ब्लॉक और 40 से 44 तक दूसरा ब्लॉक होगा। क्लियर? तो दोनों के एड्रेस वैल्यू भी हमें मिल चुके हैं और दोनों की एक्चुअल वैल्यू भी हमें मिल चुकी है। क्लियर? तो ये था हमारा सिंपल मैलोक फंक्शन का डेफिनेशन और उसका प्रोग्राम। यहाँ पर आप अगेन डायनामिक प्रोग्राम अगर आप बनाना चाहते हो तो यहाँ पर 2 की जगह पर आप क्या कर लो, यूजर से वैल्यू रिट्राइव कर दो n के अंदर और फिर यहाँ पर n पास कर दीजिए और यहाँ पर भी n पास कर दीजिए। क्लियर? चलिए अब अगेन हम बढ़ते हैं हमारे प्रेजेंटेशन की ओर। तो यहाँ पर इस तरह से आप मैलोक फंक्शन का यूज किए, ठीक है, प्रोग्रामेटिकली। अब चलिए और आगे देखते हैं हमारे दूसरे टाइप को, दूसरे फंक्शन को, जिसका नाम है कैलॉक। कैलॉक इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ कंटिग्यूअस एलोकेशन and is used to dynamically allocate multiple blocks of contiguous memory in which each block with having specified size। अब यहाँ पर खास ध्यान दीजिएगा, मैलोक और कैलॉक का डिफरेंस। मैलोक भी डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करता है, कैलॉक भी डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करता है, बट मैलोक के जरिए आप सिर्फ और सिर्फ एक ही मेमोरी ब्लॉक क्रिएट कर सकते हो, जबकि कैलॉक के जरिए आप मल्टीपल ब्लॉक्स क्रिएट कर सकते हो और ईच एंड एवरी ब्लॉक कोई स्पेसिफिक साइज का हो सकता है, ठीक है, जो भी आपने क्रिएट करते वक्त स्पेसिफाई की थी उतनी साइज वाला। क्लियर? तो चलिए देखते हैं कैलॉक की सबसे पहले सिंटेक्स क्या है। देखिए कैलॉक की सिंटेक्स कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर आपको 2 पैरामीटर्स पास करने हैं। मैलोक के अंदर आप सिर्फ ये साइज ही पास करते थे, राइट, लेकिन कैलॉक के अंदर आपको 2 पैरामीटर्स पास करने हैं। एक पहला पैरामीटर होगा नंबर ऑफ ब्लॉक्स, कि आपको कितने ब्लॉक्स क्रिएट करने हैं वो। दूसरा होगा ईच एंड एवरी ब्लॉक की साइज। बड़ा ही सिंपल है, राइट। और मैलोक की तरह ही कैलॉक भी जब सक्सेस मिलेगी उसको तब वो वॉइड पॉइंटर रिटर्न करेगा, अदरवाइज वो नल रिटर्न करेगा। क्लियर? और मैलोक की तरह कैलॉक भी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हेडर फाइल में से ही बिलोंग करता है। क्लियर? तो चलिए सबसे पहले इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंट देख लेते हैं हम। देखिए आपने कुछ इस तरह से एलोकेट की मेमोरी। कैलॉक के ब्रैकेट्स में मैंने कुछ 2 पैरामीटर्स पास किए। सबसे पहले मैंने पास किया 2 यानी कि मुझे 2 मेमोरी ब्लॉक्स क्रिएट होने चाहिए, ठीक है, मेरे पास 2 मेमोरी ब्लॉक्स अवेलेबल होने चाहिए रैम के अंदर। तो जैसे ही आपने यहाँ पे 2 लिखा, आपके पास यहाँ पर 2 मेमोरी ब्लॉक्स क्रिएट होकर आ गए। लेकिन ईच एंड एवरी मेमोरी ब्लॉक कितनी बाइट्स का होना चाहिए? 4 बाइट्स का होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर जैसे ही 4 लिखा, आपको कुछ इस तरह से डिविजन्स देखने को मिल गए। 2 ब्लॉक्स अवेलेबल है, दोनों के दोनों 4 बाइट्स वाले। क्लियर? और ये सभी ब्लॉक्स आपको रिटर्न क्या करेंगे? इंटीजर पॉइंटर, यानी कि पूरा कैलॉक फंक्शन आपको रिटर्न क्या करेगा? एक इंटीजर पॉइंटर, राइट। तो मैंने यहाँ पर टाइप कास्ट कर लिया और इंटीजर पॉइंटर के अंदर सेव भी कर लिया। क्लियर? हमने यहाँ पर डायरेक्टली बोल दिया इंटीजर पॉइंटर, क्यों? क्योंकि हम क्लियर हो गए कि इन फ्यूचर हमें इन सभी के अंदर इंटीजर वैल्यू ही इंसर्ट करानी होगी, इसलिए। और यहाँ पर भी आपका जो पॉइंटर होगा मेन, वो आपके मेमोरी ब्लॉक के फर्स्ट एलिमेंट को या फिर फर्स्ट बाइट को ही डायरेक्टली पॉइंट आउट करता होगा। क्लियर? तो सेम बिहेवियर में देखने को मिला था मैलोक के अंदर भी, राइट। बस यहाँ पर आपको सिंटेक्स ध्यान में रखनी होगी, ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। कैलॉक के अंदर हमें 2 पैरामीटर पास करने हैं, नंबर ऑफ ब्लॉक्स और दूसरा पैरामीटर साइज ऑफ बाइट्स। क्लियर? ये भी सेम टू सेम मैलोक की तरह ही रिटर्न वैल्यू देगा हमें। अगर सक्सेस मिलेगी तो वॉइड पॉइंट रिटर्न करेगा, अगर फेल होगा तो वो नल रिटर्न कर देगा। क्लियर? और इसका भी आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है, किस तरह से हमने यहाँ पर एक एग्जांपल देखा। अब क्योंकि कैलॉक जो है वो रिटर्न करता है वॉइड पॉइंटर, बट हम श्योर हो गए कि इन फ्यूचर मुझे इन सभी ब्लॉक्स के अंदर क्या डालना होगा? इंटीजर वैल्यू डालना होगा। तो मुझे यहाँ पर पूरे कैलॉक को टाइपकास्ट करना होगा, किसके अंदर? इंटीजर पॉइंटर के अंदर। तो इसलिए मैंने यहाँ पर टाइपकास्ट भी कर लिया और इसको एक पॉइंटर के अंदर सेव भी कर दिया। क्लियर? चलो अब हम देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल प्रोग्राम। तो यहाँ पर देखिए सेम टू सेम वही प्रोग्राम है जो हमने अभी अभी मैलोक के जरिए देखा था, लेकिन यहाँ पर फंक्शन चेंज हुआ है कैलॉक, और यहाँ पर 2 आर्ग्यूमेंट्स पास की है, एक n एंड देन आफ्टर कॉमा लगाकर साइज ऑफ इंटीजर, ठीक है। और ये जो हमारा वैलिडेशन चेक था वो भी वैसा का वैसा ही है कि अगर ये जो पूरा पॉइंटर हमें नल मिलता है रिस्पॉन्स के अंदर तो मेमोरी अवेलेबल नहीं है, वो आपने प्रिंट करा दिया, अदरवाइज मेमोरी एलोकेटेड सक्सेसफुली। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए कैलॉक के अंदर हमने क्या लिखा, सबसे पहले यूजर के थ्रू n हमने रिट्राइव कर लिया। n क्या होगा? नंबर ऑफ इंटीजर्स, कि यूजर को कितने ब्लॉक्स क्रिएट करने हैं रैम के अंदर, वो हमने यूजर से ही आस्क कर लिया, रिट्राइव कर लिया और वो डायरेक्टली यहाँ पर पास कर दिया। देन आफ्टर हमें साइज भी तो स्पेसिफाई करनी थी कि ईच एंड एवरी ब्लॉक जो यूजर बनाना चाहता है उन सभी ब्लॉक्स की साइज कितनी होनी चाहिए?
तो हमने यहाँ पर पास कर दी इंटीजर की साइज के बराबर होनी चाहिए, यानी कि 4 बाइट्स। क्लियर? तो इस तरह से आप कैलॉग के पूरे फंक्शन को परफॉर्म कर सकते हो। क्लियर? चलिए, तो अब इसको हम VS कोड के अंदर परफॉर्म करते हैं। तो अब यहाँ पर मैलॉक की तरह ही मैंने और एक प्रोग्राम बनाकर रखा है, कैलॉग। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने फिर से यहाँ पर n की जगह पर 2 ले लिया है। ठीक है, तो कैलॉग के ब्रैकेट्स के अंदर हमें लिखनी है 2 पैरामीटर्स। सबसे पहले नंबर ऑफ ब्लॉक्स, हमें 2 ब्लॉक्स चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। उसके बाद ईच एंड एवरी ब्लॉक की साइज कितनी होनी चाहिए? इंटीजर बराबर होनी चाहिए, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया साइज ऑफ इंट। ठीक है, तो मुझे 2 ब्लॉक्स क्रिएट होकर मिल जाएंगे, ईच एंड एवरी ब्लॉक की साइज 4 बाइट्स के बराबर होगी। ठीक है, फिर हमने एज यूजुअल चेक किया, अगर पॉइंटर की वैल्यू नल मिली तो मेमोरी नॉट अवेलेबल, अदरवाइज हमने जो मैलॉक के अंदर अभी भी लूप घुमाई थी उसी तरह से यहाँ पर भी लूप घुमा दी, 0 से लेकर 2 तक सभी पॉइंटर की हमें वैल्यू दो। ठीक है, उसके एड्रेस की भी वैल्यू दो और साथ ही साथ उसकी एक्चुअल वैल्यू भी दो। तो देखिए, हमने यहाँ पर सेव किया, प्रोग्राम को रन किया, तो देखिए हमें सेम टू सेम आउटपुट देखने को मिल रहा है, जैसा कि हमें कैलॉग के अंदर देखने को मिलता था या फिर मैलॉक के अंदर देखने को मिलता था। देखिए यहाँ पर ऊपर वाला जो प्रोग्राम है, ठीक है, वो मैलॉक वाला है जो हमने अभी भी देखा, और यहाँ पर लेटेस्ट प्रोग्राम का आउटपुट अगर हम देखने चाहें तो ये कैलॉग वाला है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो 56 से स्टार्ट हो रहा है पहला ब्लॉक, जबकि दूसरा ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है 60 से। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ गया? 4 बाइट्स आ गया, लेकिन इन सभी की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली फिलहाल हमने कोई वैल्यू यहाँ पर पुटअप की ही नहीं थी, इसलिए। क्लियर? तो ये सेम चीज हो गया, सेम एक्चुअल परफॉर्मेंस हो गया, जैसा कि हमने मैलॉक के अंदर देखा था वैसे ही। सिर्फ यहाँ पर डिफरेंस इतना है कि मैलॉक के अंदर आपको एक ही पैरामीटर पास करना था, जितने बाइट्स का ब्लॉक बनाना चाहते हो वो साइज आपको यहाँ पर देनी थी, जबकि कैलॉग के अंदर आपको क्या करना है? 2 पैरामीटर पास करना है। पहला नंबर ऑफ ब्लॉक आपको कितने चाहिए वो, और दूसरा ईच एंड एवरी ब्लॉक की साइज कितनी चाहिए वो। क्लियर? तो इस तरह से हमने कैलॉग को भी देखा। चलो अब अगेन हम रिटर्न होते हैं हमारे प्रेजेंटेशन पर, और अब हमारे पास सबसे पहले तो सवाल आता है एग्जैक्टली मैलॉक और कैलॉग का डिफरेंस क्या है। ठीक है, हमने अभी भी प्रोग्राम के अंदर देखा, दोनों के अंदर हमें सेम ही तरह का आउटपुट देखने को मिलता है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस 2 फंक्शंस? व्हाट इज मैलॉक एंड कैलॉग एग्जैक्टली? तो देखिए यहाँ पर आपको कुछ डिफरेंस देखने को मिल रहा है, चलिए समझते हैं। सबसे पहले तो मैलॉक स्टैंड फॉर मेमोरी एलोकेशन एंड कैलॉग स्टैंड फॉर कंटिग्यूअस एलोकेशन, राइट। अब मैलॉक जो है वो ओनली सिंगल मेमोरी ब्लॉक को ही एलोकेट करता है रैम के अंदर विथ रिक्वेस्टेड साइज। जो भी आपने साइज बोली होगी उतनी ही साइज वाला आपको एक सिंगल मेमोरी ब्लॉक मिल जाएगा मैलॉक की मदद से। जबकि यहाँ कैलॉग के अंदर क्या होता है? कैलॉग के अंदर आप मल्टीपल ब्लॉक्स क्रिएट कर सकते हो, ईच विथ रिक्वेस्टेड मेमोरी साइज। क्लियर? और यहाँ पर मेमोरी एलोकेटेड बाय मैलॉक इज इनिशियलाइज्ड विथ सम गार्बेज वैल्यू। ठीक है, इसको हम थोड़ी देर के अंदर समझने आते हैं थर्ड पॉइंट को। जबकि यहाँ पर कैलॉग के अंदर मेमोरी एलोकेटेड बाय कैलॉग इज इनिशियलाइज्ड विथ 0 वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर खास ध्यान दीजिएगा थर्ड पॉइंट को, दोनों के अंदर जब भी आप मेमोरी एलोकेट करते हो मैलॉक की मदद से, तब उसकी इनिशियलाइज वैल्यू क्या होती है? गार्बेज वैल्यू होती है। जब अगर आप कैलॉग की मदद से ऐसा करने की ट्राई करते हो, मेमोरी एलोकेट करते हो, तो सभी ब्लॉक्स की इनिशियल वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। ठीक है, तो मैलॉक के अंदर इनिशियल वैल्यू होती है सभी की गार्बेज वैल्यू, जबकि कैलॉग के अंदर इनिशियली वैल्यू होती है 0। क्लियर? और दोनों ही फंक्शन हमें रिटर्न करेंगे नल जब हीप एरिया के अंदर सफिशिएंट मेमोरी नहीं होगी मेमोरी ब्लॉक को क्रिएट करने के लिए। तो ठीक है, तो दोनों फंक्शन हमें रिटर्न करेंगे नल। देन आफ्टर मैलॉक जो है वो थोड़ा सा फास्टर है एज कंपेयर टू कैलॉग, जबकि कैलॉग जो है वो थोड़ा सा स्लोअर है एज कंपेयर टू मैलॉक। ठीक है, ऑब्वियसली चीज है, क्योंकि मैलॉक को सिर्फ और सिर्फ एक ही मेमोरी ब्लॉक क्रिएट करना है तो वो फास्ट काम करेगा, जबकि कैलॉग को नंबर ऑफ मल्टीपल ब्लॉक्स क्रिएट करना है जो यूजर स्पेसिफाई करेगा उतने। तो ऑब्वियसली कैलॉग जो है वो थोड़ा सा स्लो परफॉर्म करेगा एज कंपेयर टू मैलॉक। ठीक है, तो ये था हमारा सिंपल सा डिफरेंस मैलॉक और कैलॉग के बीच में। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, किस तरह से हमारे पास मेनली डिफरेंस है मैलॉक का और कैलॉग का। क्लियर? चलिए अब हम आगे देखते हैं और समझते हैं इस थर्ड वाले पॉइंट को डिटेल के अंदर कि आखिरकार किस तरह से मेमोरी जो है जो एलोकेट हो रही है मैलॉक की मदद से, उसकी इनिशियल वैल्यू होगी गार्बेज और कैलॉग की 0। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने मैलॉक की मदद से एक प्रोग्राम क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, जो हमने अभी अभी VS कोड के अंदर देखा ना प्रैक्टिकली, बस वैसा ही सेम टू सेम। यहाँ पर सिंपल हमने क्या किया, हमने VS कोड के अंदर अभी अभी यहाँ पे लिखा था 2 into साइज ऑफ इंटीजर, राइट। लेकिन अब मैंने थोड़ा सा डायनामिक बना दिया, n हमने यहाँ पर लिख दिया और n की वैल्यू यूजर से रिट्राइव कर ली, राइट।
तो अब यूजर जितना हमें आस्क करेगा उतने ही बाइट वाला हम मैलॉक की मदद से एक ब्लॉक क्रिएट करेंगे। देन आफ्टर हमने 0 से लेकर n तक लूप घुमा दी और सभी का एड्रेस भी फाइंड कर लिया और सभी की वैल्यू भी फाइंड कर ली, ठीक है, जो कि हमने अभी सेम टू सेम ऐसा ही देखा था। तो अब देखिए जैसे इस प्रोग्राम को आप रन करोगे तो आउटपुट आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। सपोज यूजर ने यहाँ पर n की वैल्यू डाली 2, ठीक है, तो मेमोरी एड्रेस 2 असाइन हो गए उसको, पहला 64 से स्टार्ट हो रहा है, दूसरा 68 से स्टार्ट हो रहा है। पहले की वैल्यू देखिए कुछ गार्बेज वैल्यू आई, जबकि दूसरे की वैल्यू भी कुछ गार्बेज वैल्यू आई। नो डाउट यहाँ पर आपको 0 दिखेगा, लेकिन 0 भी यहाँ पर वो बाय डिफॉल्ट 0 नहीं है, जो कि कैलॉक की मदद से इनिशियलाइज होता है। यहाँ पर डिफरेंस के अंदर आपको देखा गया कि मेमोरी जो एलोकेट हो रही है, ठीक है, मैलॉक की मदद से, वो क्लियरली इनिशियलाइज होती है कोई गार्बेज वैल्यू से, तो 0 भी गार्बेज वैल्यू के अंदर ही गिना जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर वैल्यू आपने स्पेसिफाई की ही नहीं थी, तो इसलिए बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या आएगी, दोनों ब्लॉक्स की या फिर दोनों जगहों की, दोनों मेमोरी लोकेशन की गार्बेज वैल्यू ही आएगी मैलॉक के अंदर, ऑलवेज एंड ऑलवेज। क्लियर? तो सबसे पहले आप इस सिनारियो को नोट डाउन कर लीजिए कि जब कभी भी आप मैलॉक की मदद से कोई भी मेमोरी ब्लॉक क्रिएट करते हो तो उस मेमोरी ब्लॉक के अंदर मौजूद ईच एंड एवरी मेमोरी एड्रेस की इनिशियल वैल्यू क्या होती है, गार्बेज वैल्यू होती है, ठीक है। तो आप किस तरह से निकालोगे, इस तरह से बड़ा ही सिंपल है, फॉर लूप घुमा दीजिए और स्केल ऑफ पॉइंटर का यूज कर लीजिए, ठीक है। ये सेम प्रोग्राम हमने अभी VS कोड के अंदर परफॉर्म करके भी देखा। क्लियर? अब यहाँ पर ऐसा जरूरी नहीं है कि गार्बेज वैल्यू आपको इसी तरह से दिखे, गार्बेज वैल्यू कोई भी हो सकती है, ठीक है, फिर चाहे वो 0 भी हो सकती है। हमने अभी भी जो परफॉर्म किया मैलॉक वाला प्रोग्राम, उसके अंदर में दोनों वैल्यू 0 मिली, बट वो दोनों वैल्यू जो हमने 0 मिली वो क्या थी, वो वन टाइप ऑफ गार्बेज वैल्यू ही थी। क्लियर? लेकिन अब अगर आप बात करो कैलॉक के फंक्शन की, तो कैलॉक के अंदर देखिए हमने सेम वही वाला प्रोग्राम रिपीट किया, ठीक है। यहाँ पर कैलॉक की सिंटेक्स लगा दी, वैलिडेशन चेक किया, वही वाली फॉर लूप घुमा दी, स्केल ऑफ पॉइंटर का यूज किया। तो देखिए यहाँ पर सपोज यूजर ने n की वैल्यू 3 डाली, ठीक है, तो मतलब कि 3 ब्लॉक्स कैलॉक ने क्रिएट किए, ईच एंड एवरी ब्लॉक 4 बाइट्स का होगा, क्योंकि साइज ऑफ इंटीजर हम फिलहाल एज्यूम कर रहे हैं 4 बाइट्स, तो 4 बाइट्स वाले 3 ब्लॉक्स बन गए यूजिंग कैलॉक फंक्शन। तो सभी के हमें स्टार्टिंग मेमोरी लोकेशन मिल चुकी है 40, 44, 48, और तीनों की वैल्यू देखिए यहाँ पर क्या आई, 0 आई। क्लियर? तो यहाँ पर कैलॉक जो है वो मेक श्योर करता है कि सभी ब्लॉक्स की इनिशियल वैल्यू बाय डिफॉल्ट 0 ही होगी, जबकि मैलॉक क्या करता था, मैलॉक हमें गारंटी नहीं देता था, मैलॉक के अंदर कोई भी गार्बेज वैल्यू आ सकती है, इवन उसके अंदर 0 भी कई बार आ सकता है, कुछ इस तरह से गार्बेज वैल्यू कोई भी रैंडमली आ सकती है, जबकि कैलॉक के अंदर इनिशियल वैल्यू कंपलसरी 0 ही आएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप कैलॉक फंक्शन की मदद से पूरे प्रोग्राम को या फिर इस पूरे रूल को प्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लो। क्लियर? तो अब आई थिंक हमने जो अभी इन दोनों का डिफरेंस देखा है, जो थर्ड पॉइंट, वो आप क्लियरली समझ गए होंगे, राइट, कि मेमोरी एलोकेट होती है मैलॉक की मदद से, तो वो इनिशियलाइज होती है गार्बेज से, जबकि कैलॉक के अंदर सभी मेमोरी ब्लॉक्स इनिशियलाइज होते हैं 0 वैल्यू से। क्लियर? तो ये दोनों का डिफरेंस था, मैलॉक और कैलॉक का। क्लियर? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रीएलोक के बारे में। रीएलोक क्या है? रीएलोक इज अ शॉर्ट नेम ऑफ रीएलोकेशन, ठीक है, एंड इज यूज्ड टू चेंज द साइज ऑफ द मेमोरी ब्लॉक विथआउट लूजिंग द ओल्ड डेटा। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, रीएलोकेशन का मतलब ही वही होता है कि ऑलरेडी जो आपने मेमोरी ब्लॉक बनाकर रखे हुए कुछ स्पेसिफिक साइज से, तो आप उस साइज को मॉडिफाई कर सकते हो, उसको चेंज कर सकते हो। सपोज आपने 4 बाइट वाला ब्लॉक क्रिएट किया हुआ है, तो फिर आप उसको डिक्रीज कर सकते हो या फिर इंक्रीज कर सकते हो एज पर योर नीड। क्लियर? बट उसके अंदर जो ओल्ड डेटा होगा, ठीक है, वो आप लॉस नहीं करोगे, वो आपके पास ही रहेगा, ओल्ड ब्लॉक के अंदर ही रहेगा। तो यहाँ पर एक खास बात है रीएलोक की। तो चलिए देखते हैं फिलहाल इसकी सिंटेक्स क्या है। यहाँ पर देखिए, रीएलोक को आपको 2 पैरामीटर पास करने होंगे। सबसे पहला एक पॉइंटर और दूसरा उसकी न्यू साइज, ठीक है। ये जो ओल्ड पॉइंटर है ना, वो वही वाला पॉइंटर है जो कि हमने ऑलरेडी मैलॉक या फिर कैलॉक की मदद से बनाया हुआ होगा, राइट। ऑलरेडी बने हुए पॉइंटर को आपको यहाँ पर स्पेसिफाई करना होगा, और उस पॉइंटर की आपको अब नई साइज कौन सी चाहिए, वो नई साइज है आपको यहाँ पर सेकंड पैरामीटर पास कर देनी है, सिंपल सी बात है। क्लियर? और रीएलोक भी मैलॉक और कैलॉक के जैसे ही, अगर उसको सक्सेस मिलती है तो वो पॉइंटर रिटर्न कर देगा, अदरवाइज अगर ये फेल हो जाता है तो फिर वो नल रिटर्न कर देगा, सिंपल सी चीज है, राइट। तो चलो अब इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंट सबसे पहले देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, सबसे पहले हमने मैलॉक की मदद से
साइज ऑफ इंटीजर यानी कि 4 बाइट्स का एक ब्लॉक क्रिएट किया इस तरह से। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हमने मैलोक की मदद से 4 बाइट वाला एक ब्लॉक क्रिएट किया, तो इस तरह से हमें ब्लॉक देखने को मिल गया। ठीक है, तो वो रिटर्न क्या करेगा, एक इंटीजर पॉइंटर टाइप कास्ट करने के बाद। तो पहला इंटीजर पॉइंटर वो फर्स्ट वैल्यू को या फिर फर्स्ट मेमोरी एड्रेस को पॉइंट आउट करता होगा, राइट। तो देखिए मैंने यहाँ पर डमी के दौर पर कुछ वैल्यूज पास कर दी। ठीक है, कुछ वैल्यूज ऑलरेडी इस मेमोरी ब्लॉक के अंदर रख दिए, 1 2 3 4, आप कोई भी वैल्यू यहाँ पर रख सकते हो। चलो उसके बाद हमने क्या किया, हमारा गोल ऐसा था कि ऑलरेडी मेरे पास ये जो मेमोरी ब्लॉक बन गया है उसकी साइज मुझे डबल करनी है, यानी कि फिलहाल मेरे पास 4 बाइट्स की मेमोरी अवेलेबल थी, अब मुझे 8 बाइट्स चाहिए, क्योंकि इन फ्यूचर मुझे और भी नए 4 बाइट्स की रिक्वायरमेंट है, 4 नए वैल्यूज की रिक्वायरमेंट है। इसलिए तो हमने रीअलॉक फंक्शन का यूज किया कि ऑलरेडी ये जो पॉइंटर बना हुआ है ना, ठीक है, उसकी वैल्यू मुझे डबल करनी है। तो ये जो पॉइंटर आपने यहाँ पर बना हुआ है उसको आपने यहाँ पर पास कर दिया। ध्यान दीजिएगा, ऑलरेडी जो पॉइंटर बना हुआ है उसको आपने यहाँ पर पास कर दिया रीअलॉक के अंदर एज अ फर्स्ट पैरामीटर। देन आफ्टर कॉमा करने के बाद आपको नई साइज यहाँ पर लिखनी है। पुरानी साइज क्या थी, साइज ऑफ इंटीजर, तो अब मुझे इसको डबल करने के लिए क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, सिंपल, राइट। तो अब ये पूरा का पूरा रीअलॉक फिर से एक पॉइंटर को रिटर्न करेगा। तो मैंने उसी वाले पॉइंटर के अंदर इसको सेव करा लिया, देखिए। ठीक है, तो पुराने वाले पॉइंटर की वैल्यू कुछ अलग थी और यहाँ पर वो इंक्रीज हो चुकी है। तो आफ्टर रीएलोकेटिंग आपके पास कुछ इस तरह से पूरे मेमोरी ब्लॉक की साइज जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर अगर आपने कैलॉक को यूज़ किया होता तो आपके पास कुछ इस तरह से 2 मेमोरी ब्लॉक्स होते। अगर यहाँ पर आपने मैलोक यूज़ किया है तो यहाँ पर ये सिंगल मेमोरी ब्लॉक ही है। ठीक है, आपको दिख रहा है 2 मेमोरी ब्लॉक। ठीक है, तो ये मैंने सेपरेशन जानबूझकर किया हुआ है, क्योंकि रीएलोकेट करने के बाद आपके पास नई 4 बाइट्स जनरेट होकर मिल जाएगी। लेकिन ये मैंने दिखाया है 2 मेमोरी ब्लॉक, लेकिन बिहाइंड द सीन बना तो एक ही ब्लॉक है और पूरे ब्लॉक की साइज कितनी होगी अब, 8 बाइट्स। उनमें से पहले 4 बाइट्स ऑलरेडी हमने इंप्लीमेंट करके रखे हुए थे विथ सम वैल्यूज, राइट, 1 2 3 4। लेकिन अब ये जो बाकी के नए 4 ब्लॉक्स हैं उसको आप अपने हिसाब से फिलअप कर सकते हो। राइट, तो इस तरह से ऑलरेडी बने हुए ब्लॉक की हमने साइज जो है वो इंक्रीज कर दी। ठीक है, किसकी मदद से, रीएलोक फंक्शन की मदद से। क्लियर। तो चलिए सबसे पहले इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, किस तरह से इस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन की मदद से हमने देखा मैलोक एंड देन आफ्टर रीलॉक की फंक्शनैलिटी। क्लियर। चलिए अब हम देखते हैं इसकी कुछ फंक्शनैलिटीज और आखिरकार किस तरह से आपका जो ओल्ड डेटा है वो नए ब्लॉक के अंदर ट्रांसफर होता है। देखिए, रीलॉक फंक्शन ऑल्सो मूव्स द कंटेंट्स ऑफ द ओल्ड ब्लॉक टू अ न्यू ब्लॉक। ठीक है, यहाँ पर आपका जो ओल्ड ब्लॉक था उन सभी के अंदर जो डेटा था वो न्यू ब्लॉक के अंदर ऑलरेडी ट्रांसफर कर लेगा। क्लियर। और ट्रांसफर हो जाने के बाद भी वो जो पुराना ब्लॉक था वो तो वैसे ही रहेगा विथ इट्स ओल्ड वैल्यू। तो अब हमारे पास रैम के अंदर 2 ब्लॉक है, एक ये पुराना ब्लॉक और ये नया रीलॉक की मदद से बना हुआ ब्लॉक। क्लियर। और हाँ, ये जो डेटा है वो लॉस भी हो सकता है, डेटा में लॉस व्हेन द न्यू साइज इज स्मॉलर देन द ओल्ड साइज। तो इस बात को खास ध्यान से समझिएगा। अगर हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ ब्लॉक जो है वो 4 बाइट्स का है, बट रीलॉक की मदद से आप नया ब्लॉक 2 बाइट्स का बना रहे हो, तो देखिए पुराना जो डेटा था 1 2 3 4, अब उसमें से सबसे पहले जो 2 है ना, 1 और 2, वही यहाँ पर आएंगे, 1 एंड 2, बाकी के 3 एंड 4 नहीं आएंगे। ठीक है, क्योंकि पुराना ब्लॉक की साइज 4 थी और नए ब्लॉक की साइज सपोज आपने 2 ही रखी, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 ही मेमोरी लोकेशन वाला ब्लॉक क्रिएट होगा। क्लियर। तो अब ये जो आपका डेटा था 3 एंड 4 वो लॉस हो चुका है। तो उस हिसाब से देखने जाए तो फिर यहाँ पर आपको डेटा लॉस देखने को मिल सकता है। क्लियर। देखिए फिर से, अगर ओल्ड ब्लॉक के साइज के मुकाबले नए ब्लॉक की साइज आपने कम रखी तब आपका डेटा लॉस हो सकता है। क्लियर। लेकिन अगर इस फिगर की हम बात करें तो देखिए पुराना ब्लॉक 4 बाइट्स का था जबकि नया ब्लॉक 8 बाइट्स का है, तो अब यहाँ पर डेटा लॉस नहीं होगा, बट आपको कुछ नए मेमोरी लोकेशंस मिलेंगे और उन सभी मेमोरी लोकेशंस की इनिशियल वैल्यू क्या होगी, अनइनिशियलाइज होगी। ठीक है, ये सभी जो बाइट्स है उसकी वैल्यू फिलहाल कुछ है ही नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली ये तो अभी फिलहाल नए बनकर आए हैं, आपको अब इसकी वैल्यू इंसर्ट करानी होगी मैन्युअली। क्लियर। तो इस तरह से रीलॉक जो है वो काम करता है। चलिए अब हम देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल प्रोग्राम। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैलोक की मदद से मैंने 8 बाइट वाला एक ब्लॉक क्रिएट किया, राइट, 2 इंटू साइज ऑफ इंटीजर यानी कि ऑब्वियसली 8 बाइट्स। तो 8 बाइट वाला ब्लॉक मैंने यहाँ पर क्रिएट कर लिया मैलोक की मदद से, और फिर जो है वो हमने एक वैलिडेशन चेक लगा लिया, वही वाला हमारा। ठीक है, पॉइंटर अगर नल आया तो मेमोरी नॉट अवेलेबल, अदरवाइज हमने क्या की, लूप घुमा दी। ठीक है, 0 से लेकर 2 तक।
यहाँ पर देखिए आप, इस तरह से हमें एड्रेस मिल चुका है और दोनों की वैल्यू भी इनिशियली मिल चुकी है, राइट। उसके बाद हमने क्या किया, हमने रीएलोक की मदद से उस बने हुए पॉइंटर की वैल्यू यानी कि उस मेमोरी ब्लॉक की वैल्यू को इंक्रीज किया। देखिए अब मैंने यहाँ पर 4 इंटू साइज ऑफ इंटीजर कर दिया। ये जो पुराना वाला हमारा पॉइंटर था, ठीक है, उसको मैंने यहाँ पर मेंशन किया रीएलोक के अंदर, एंड देन आफ्टर हमने उसकी साइज बढ़ा दी 4 इंटू साइज ऑफ इंटीजर, यानी कि अब आपके पास 4 इंटू 4 16 बाइट्स अवेलेबल है। 16 बाइट वाला ब्लॉक बन चुका है। पहले हमारे पास कितने ब्लॉक थे, एक ही ब्लॉक था बट 8 बाइट वाला। अब आपके पास 16 बाइट वाला नया ब्लॉक बन चुका है। तो अब हमने 0 से लेकर 4 तक लूप घुमा दी, सभी की एड्रेस वैल्यू को एक्सेस किया और सभी की एक्चुअल वैल्यू को एक्सेस किया। तो अब देखिए आफ्टर रीलोकेटिंग द मेमोरी हमें कुछ इस तरह से आउटपुट देखने को मिल रहा है। 52 और 56 वो दोनों तो थे ही पहले से, अब नए 2 ब्लॉक जोड़ चुके हैं, नए 2 मेमोरी लोकेशन जुड़ चुके हैं, 60 एंड 64, ठीक है। तो उन सभी की इनिशियल वैल्यू क्या होगी, 0 या फिर अनइनिशियलाइज्ड बोल सकते हो, क्लियर। अब क्योंकि ये जो हमने मैलोक की मदद से बनाया है तो इनिशियल सब की वैल्यू क्या आ सकती है, गार्बेज आ सकती है, ठीक है। हमने अभी भी सीखा। यहाँ पर फिलहाल मुझे मेरी सिस्टम के अंदर 0 मिल रही है, जो कि हमें गार्बेज की तरह ही कंसीडर करनी है। यहाँ पर आपको कोई भी वैल्यू मिल सकती है, क्लियर। तो चलिए इस तरह से हमने समझा आफ्टर रीएलोकेटिंग द मेमोरी वी हैव टोटल 2 नंबर ऑफ 2 ब्लॉक्स, क्लियर। हमारे पास टोटल नए बाइट्स कितने आ गए, 8 बाइट्स आ गए। 8 बाइट्स तो पहले थे ही, अब उसके अंदर हमने 2 और बाइट्स जोड़ दिए और वो भी 4 बाइट्स के मुकाबले, ठीक है। तो 4 इंटू 4 16। तो पहले हमारे पास 8 ब्लॉक था, 8 बाइट वाला ब्लॉक था, लेकिन अब हमारे पास 16 बाइट वाला ब्लॉक है, क्लियर। तो इस तरह से हमने रीलोक फंक्शन को भी समझा, ओके। चलिए अब अगर हम बात करें एक नए लास्ट फंक्शन के बारे में जो कि है फ्री। तो फ्री फंक्शन का काम क्या है, नाम पर से आपको मालूम पड़ गया होगा। ये जो है वो डायनेमिकली एलोकेटेड मेमोरी उसको रिलीज कर देगा, फ्री कर देगा, जो कि हमने पहले मैलोक या फिर कैलोक की मदद से बनाई होगी या फिर रीएलोक की मदद से चेंज भी की होगी। तो उन सभी मेमोरी को जो हमने बनाया होगा उसको रिलीज करने का काम, हीप एरिया में से फ्री करने का काम कौन करेगा, फ्री फंक्शन करेगा, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर फ्री की सिंटेक्स बहुत ही सिंपल है, फ्री एंड देन आफ्टर उसको ब्रैकेट्स के अंदर चाहिए एक पॉइंटर जो कि आपने ऑलरेडी पहले बनाया हुआ होगा, राइट। तो देखिए द मेमोरी एलोकेटेड इन हीप विल नॉट बी रिलीज्ड ऑटोमेटिकली आफ्टर यूजिंग द मेमोरी, द स्पेस रिमेन्स देयर एंड कैन नॉट बी यूज्ड। जब तक आप उसको फ्री नहीं करोगे तब तक आपके थ्रू बनाई गई मेमोरी ब्लॉक हीप के अंदर ही पड़ा रहेगा, ठीक है, और वो उसको यूज भी नहीं होगा दोबारा, और उसकी स्पेस भी एक्वायर होगी लाइफ टाइम के लिए। तो उस मेमोरी को वहां से हटाने के लिए, वहां से डी एलोकेट करने के लिए इट इज द प्रोग्रामर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिलीज द मेमोरी आफ्टर यूज। उस मेमोरी ब्लॉक को यूज कर लेने के बाद आपको उसको मैन्युअली वहां से हटाना होगा, रिलीज करना होगा यूजिंग दिस फ्री फंक्शन, क्लियर। चलिए अब इसको हम फैक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से देखते हैं। तो सबसे पहले हमने अगेन मैलोक की फंक्शन से एक ब्लॉक बना दिया जिसका कुछ एड्रेस हो सकता है, ठीक है, इस फर्स्ट बाइट का। देन आफ्टर जैसे ही आपने फ्री किया, देखिए ये जो आपका पॉइंटर था ना उसको आपको यहाँ पर फ्री के पैरामीटर के अंदर पास कर देना है, क्लियर। तो अब आपकी ये जो मेमोरी यहाँ पर असाइन होगी वो फ्री हो जाएगी। ऑलरेडी जो प्रीवियसली आपने 4 बाइट्स की मेमोरी असाइन की थी वो अब फ्री फंक्शन लगाने के बाद कुछ इस तरह से एम्प्टी हो चुकी है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मेमोरी जो है वो आपकी रिलीज हो चुकी है बट ये जो मेमोरी एड्रेस है वो तो वही का वही है। आपका पॉइंटर अब भी उस मेमोरी एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, तो वो वाला पॉइंटर अब कहा जाएगा डैंगलिंग पॉइंटर। व्हाट इज डैंगलिंग पॉइंटर, इट इज द पॉइंटर विच इंडिकेट्स या फिर विच पॉइंटिंग टू नॉन एग्जिस्टिंग मेमोरी लोकेशन। ध्यान दीजिएगा, डैंगलिंग पॉइंटर यानी कि क्या, एक ऐसा पॉइंटर जो कि पॉइंट आउट कर रहा है एक ऐसी मेमोरी लोकेशन को जिसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है, क्योंकि हमने अभी अभी पहले बनी हुई मेमोरी को क्या कर दिया, फ्री कर दिया आफ्टर फ्री फंक्शन, क्लियर। तो अब ये जो पॉइंटर है वो क्या बन चुका है, डैंगलिंग पॉइंटर बन चुका है। तो इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हम अगेन पॉइंटर के अंदर नल को असाइन कर देंगे ताकि अब ये जो पॉइंटर है वो किसी को भी पॉइंट आउट ना करे और वो इनिशियली इसकी वैल्यू क्या हो जाए, नल। तो अब ये जो पॉइंटर है वो डैंगलिंग पॉइंटर नहीं रहा, ठीक है। तो मेक श्योर आफ्टर यूजिंग फ्री फंक्शन आप अपने पॉइंटर के अंदर नल वैल्यू को मैन्युअली इनिशियलाइज कर दें, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपका पॉइंटर जो है वो डैंगलिंग पॉइंटर बना रहेगा। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, व्हाट इज डैंगलिंग पॉइंटर, एक ऐसा पॉइंटर जो कि नॉन एग्जिस्टिंग मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट करता होगा।
जिसका कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमने अभी अभी उसकी वैल्यू को क्या कर दिया, फ्री कर दिया, उसकी मेमोरी को फ्री कर दिया। क्लियर? तो आफ्टर यूजिंग फ्री फंक्शन आप इस पॉइंटर को नल से इनिशियलाइज कर दे। क्लियर? ताकि वो अब किसी को भी पॉइंट आउट ना कर सके। क्लियर? तो ये सिनेरियो आपको खास ध्यान में रखना होगा आफ्टर यूजिंग फ्री फंक्शन। क्लियर? चलिए अब हम इसका एक एग्जाम्पल प्रोग्राम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमने मैलोक की मदद से 2 into 4 यानी कि 8 बाइट वाला एक ब्लॉक क्रिएट किया। ठीक है, वही हमने वैलिडेशन चेक लगाया, उसके बाद उनकी वैल्यू को भी हमने एक्सेस कर लिया एड्रेस वैल्यू के साथ और साथ ही साथ उसकी एक्चुअल वैल्यू के साथ। देन आफ्टर फॉर लूप घूम जाने के बाद हमने यूज किया फ्री फंक्शन को। ठीक है, और फ्री के अंदर हमने पुटअप कर दिया ये वाला पॉइंटर। तो अब ये जो पॉइंटर है वो डैंगलिंग पॉइंटर बन चुका है। ठीक है, मेमोरी तो फ्री हो चुकी है बट वो पॉइंटर अभी भी उस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। तो ऐसा ना हो इसलिए हमने पॉइंटर के अंदर क्या इनिशियलाइज कर दिया, नल। ठीक है, तो अब ये जो पॉइंटर है वो नल पॉइंटर बन चुका है, ना कि डैंगलिंग पॉइंटर। क्लियर? तो इस तरह से हमने सीखा किस तरह से आप फ्री फंक्शन को यूज करने के बाद उस पॉइंटर को एज अ डैंगलिंग पॉइंटर रिमूव कर सकते हो। ओके, चलिए अब यहाँ पर इस सेशन को हम करते हैं फिनिश। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम बात करेंगे डेटा स्ट्रक्चर के कई भी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, लेकिन तब तक आपको कंप्लीटली मैलोक, कैलोक, रीएलोक और फ्री जैसे डीएमए के बिल्ट इन फंक्शंस को कंप्लीट प्रैक्टिस कर लेनी है। क्लियर?